बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 40 किस्तें सुन चुके हैं। अब 41वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उनका सीनियर राजीव एक पत्थर से टेक लगाकर बैठा था, जबकि संतरी खड़े होकर नाला मोड़ की जानिब मुतवज्जा था। अपने दोनों साथियों के जाने के बाद वो चंद मिनट तो गपशप करते रहे, मगर अब खामोश थे। मेरा रुख राजीव की तरफ था, क्योंकि बेफिक्री से बैठे होने की वजह से वो आसान शिकार साबित हो सकता था। उस तक पहुंचने से पहले अगर कोई आवाज वगैरह पैदा हो जाती तो मैंने सख्त मुश्किल में फंस जाना था। संतरी ने टार्च जलाकर नाले मोड़ की जानिब रोशनी फेंकी और सामने के इलाके की नजरी तलाशी लेने लगा। उसका सीनियर पत्थर से टेक लगाकर सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सर्दी बगैर गर्म बिस्तर के सोने के लिए कहाँ छोड़ती है। अलबत्ता उसने गर्म लिबास पहना हुआ था, उस वजह से कम अज कम वो आराम से बैठ सकता था, वरना तो बगैर हरकत किए काम न बनता। एक हाथ से पाँव के नीचे आने वाले रोड़ों कंकरों को जांच कर मैं वहां आहिस्तगी से पाँव रखता और फिर अगला पाँव रखने के लिए जमीन टटोलना शुरू कर देता। चंद कदम का फासला 2 सेकंड में तय किया जा सकता था, मगर मुझे वो फासला तय करने में कई मिनट लग गए थे। मैं राजीव से 2 कदम दूर था जब संतरी फितरी तकाजे से मगलूब होकर चंद कदम मजीद दूर हुआ और खड़े खड़े टंकी खाली करने लगा। उसके साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। उसने मेरा काम और भी आसान कर दिया था। मैंने एकदम उठकर राजीव नामी सीनियर पर हल्ला बोल दिया। शायद उसकी चीख की आवाज अपनी पोस्ट तक चली जाती, मगर मैंने सबसे पहले एक हाथ उसके होंठों और नाक पर रखकर उसकी चीख का सद्देबाब कर लिया था। होंठों पर सख्ती से जमाए हुए दाएं हाथ को मैंने दाएं जानिब खींचा और बाएं हाथ उसके सर पर जमा कर मैंने बाएं और नीचे की जानिब जोरदार झटका दिया। यह मखसूस झटका गर्दन तोड़ने का सबसे आसान नुस्खा है। उसने बेइख्तियार हाथ पांव झटकना शुरू कर दिए थे। मैंने उसकी गर्दन से हाथ हटाते हुए उसके साथ पड़ी क्लशिंकोफ उठाई और संतरी की तरफ बढ़ गया। वो फारिग होकर पतलून के बटन बंद कर रहा था। उसके साथ साथ वो अपनी भद्दी आवाज में संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं गुनगुना रहा था। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए तमाम एहतियात बालाए ताक रख दी थी। उसने भी मेरे कदमों की आवाज को अपने सीनियर के कदमों की आवाज समझा था। गोली चलने से आवाज दूर तक जा सकती थी। मैंने क्लशिंकोफ को बैरल की जानिब से पकड़कर उसके बट से गुनगुनाने वाले संतरी के सर की सख्ती का अंदाजा किया। ऊक की आवाज निकाल कर वो लहराता हुआ नीचे गिर गया था। एक बार उसके सर को बट से बजाते हुए मैंने उसे अपने सीनियर के पास भेज दिया ताकि इकट्ठे मिलकर अपनी गफलत का शोक मनाएं। सर की चोट ज्यादा देर तड़प निकली नहीं छोड़ती। वो भी चंद बार हाथ पांव झटक कर हमेशा के लिए हर किस्म की हरकत से बेनियाज हो गया था। मैं जल्दी जल्दी उन दोनों की तलाशी लेने लगा। वहां 2 झोले भी पड़े हुए थे, जिनमें पानी की बोतलें और क्लशिंकोफ की इजाफी मैगजीनें पड़ी हुई थी। एक झोले में 5 फालतू मैगजीनें डालकर मैंने अपनी पुश्त पर लटका लिया। राजीव की जेब से सिगरेट और लाइटर भी बरामद हुआ था। सिगरेट की डब्बी को फेंक कर लाइटर मैंने जेब में डाल लिया था। क्योंकि अभी तक वहां बर्फबारी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए इन दोनों के पाँव में आम फौजी बूट थे। मेरे अपने पाँव में मौजूद स्पोर्ट शूज उनके जूतों से बेहतर थे, इसलिए मैंने उनके जूते उतारने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अलबत्ता राजीव के हाथों पर चढ़े चमड़े के दस्ताने मुझे अपने कपड़े के दस्तानों से बेहतर लगे थे। अपने दस्ताने जेब में डालकर मैंने उसके हाथों से दस्ताने निकाल कर पहन लिए। संतरी की जेब से एक चाकू भी मुझे मिल गया था। ऐसी चीजें जो कि बहुत कारामद होती हैं, इसलिए मैंने चाकू अपने पास संभाल लिया था। इस सारी कार्रवाई में मुझे 10-15 से ज्यादा मिनट नहीं लगे थे। सबसे आखिर में मैंने रेडियो सेट जेब में डाला और आगे बढ़ गया। रेडियो सेट की आवाज मैंने बिल्कुल ही मध्यम कर दी थी। वो सेट दुश्मन की ट्रांसमिशन सुनने के लिए मेरा मददगार होता। हथियार हाथ में आने के बाद मेरा हौसला बुलंद हो गया था। अब मैं इस काबिल था कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। क्लशिंकोफ पहले से काक थी, लेकिन मैंने दोबारा काक करके अपनी तसल्ली जरूर कर ली थी। एक तरबियत याफ्ता फौजी के पास जब भी हथियार आता है, वो सबसे पहले हथियार के लोड अनलोड होने का जायजा लेता है। एक बार हथियार की मैगजीन उतार कर हथियार को खाली काक करके ट्रैगर दबाता है, ताकि ये मालूम हो जाए कि हथियार फायर के काबिल भी है या नहीं। ये सारी कार्रवाई हर तरबियत याफ्ता फौजी का रोजमर्रा होती है, और मैं तो इस लिहाज से खास पुरजा था कि स्नाइपर था। और स्नाइपर हजरात का न सिर्फ हथियारों से लगाव ज्यादा होता है, बल्कि उनका तजुर्बा भी आम फौजियों से कई गुना ज्यादा होता है। मैं क्लशिंकोफ को कंधे से लटका कर आगे बढ़ गया। मशरकी और मगरबी नालों को मिलाने वाले नाले के सामने से गुजरते हुए मैंने एक नजर मशरकी नाले में डाली, मगर अंधेरे की वजह से दूसरे किनारे पर कोई हरकत नजर नहीं आ सकी थी। शुमाल की जानिब वो नाला बतदरीज बुलंद हो रहा था। थोड़ा सा आगे जाते ही एक रास्ता भी नजर आ गया जो ऊपर को जा रहा था।
रास्ते की मौजूदगी का वाज़ेह मतलब यही था कि इस तरफ बुलंदी पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। मैंने नाले ही नाले में आगे बढ़ना मुनासिब समझा था कि रास्ते पर चलना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। पहाड़ी नालों में वैसे तो चढ़ाई या उतराई बहुत हमवार और धीमी होती है, लेकिन पहाड़ी के करीब पहुंचने पर ये एकदम खड़ी ढलान में तब्दील हो जाती है। ऊपर जाने वाला रास्ता नाले के बाएं जानिब बढ़ रहा था, जबकि मैंने नाले के दाएं किनारे को सफर के लिए तैयार किया हुआ था। नाला गैर महसूस अंदाज में मशरकी जानिब मुड़ रहा था। अब कुतबी सितारा मुझे बाएं जानिब चमकता दिखाई देने लगा था। नाले की हमवार ढलान मुश्किल ढलान में तब्दील होने लगी थी। बाएं जानिब चूंकि किसी पोस्ट का होना यकीनी था, उस वजह से मैं दोबारा मशरकी जानिब बुलंद होने लगा। थोड़ा सा ऊपर जाते ही मुझे थोड़े फासले पर एक पोस्ट की रोशनियां नजर आने लगी थी। गोस पोस्ट से मेरा हवाई फासला इतना ज्यादा नहीं था, मगर मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें दरमियानी नाला अबूर करना पड़ता। तिरछा बुलंद होते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता नाले से दूर हो गया था। ऊंचाई पर पहुंचते ही मैं दूसरी जानब उतरने लगा। उस तरफ उतराई काफी आसान थी। चांद की रोशनी मेरे सफर को मजीद आसान कर रही थी। अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी जो मेरे अक्क में हो रही थी। मेरा रुख शुमाल मशरक की जानिब था। रेडियो सेट की आवाज बुलंद करने पर मुझे कंट्रोल की सख्त आवाज सुनाई दे रही थी। यकीनन उन्हें मरने वालों की खबर पहुंच चुकी थी। तुम कहां दफा हो गए थे? ओवर। कंट्रोल के सवाल पर एक सहमी हुई आवाज उभरी जो लाजमन रंजीत की थी। सर, मुझे और प्रेमचंद को हवालदार राजीव ने चाय लेने भेजा था। ओवर। यकीनन उन्होंने वापसी पर अपने दोनों साथियों को मुर्दा पाकर कंट्रोल तक ये बात पहुंचाई थी और उस मकसद के लिए उन्हें नाला अबूर करके अपनी दूसरी पार्टी के पास जाना पड़ा होगा, क्योंकि उनका रेडियो सेट भी मैं उठा लाया था। कंट्रोल ने पूछा, अंदाजा है दुश्मन का रुख किस समत को होगा? ओवर। रंजीत ने कहा, कोई खास अंदाजा नहीं है सर, अलबत्ता वो अपने साथ कलाशंकोफ और इजाफी मैगजीनें उठा कर ले गया है। ओवर। अहमक इंसान, तुम लोगों की गलती की वजह से अब वो मुसल्ला हो गया है। बहरहाल इंक्वायरी तो बाद में होती रहेगी। वायरलेस सेट हवालदार सिद्धू को दो। ओवर। जी सर। अगले हिला में एक नई आवाज लामुहाला हवालदार सिद्धू की थी। सिद्धू, तुम अपनी पार्टी और उन दोनों के साथ मिलकर राजीव और महेश की लाश को उनकी पोस्ट तक पहुंचा दो। दुश्मन आगे निकल गया है, अब यहाँ पहरा देना बेफायदा ही होगा। ओवर। राजर। सिंधु ने समझ जाने का अंदिया दिया था। ठीक है, तुम लोग बताया गया काम करो और अब ये जहन में रहे कि दुश्मन के पास हथियार मौजूद है। कीप लिसनिंग। आउट। उसे बताकर कंट्रोल ने दूसरी दो पार्टियों को ये कहकर खबरदार रहने का हुक्म दिया कि मेरा रुख उसी जानिब है। उसके अलावा उसने 3 मुख्तलिफ पार्टियों को किसी रोबन पोस्ट वाले नाले में पहुंचने का हुक्म दिया। अब रोबन पोस्ट का इलाका मेरी समझ से बाहर था। मुझे उस नाले में आगे बढ़ना भी मुनासिब न लगा और मैं बाएं तरफ की बुलंदी सर करने लगा। उसके साथ ही मैंने पहाड़ी की चोटी का बगौर जायजा ले लिया था कि कहीं इस पर कोई पोस्ट न बनी हो, मगर मुझे कोई रोशनी वगैरह नजर नहीं आई थी। उसके बावजूद जब मैं बुलंदी के करीब पहुंचा तो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली, लेकिन अंदाजे के मुताबिक वहां कोई पोस्ट मौजूद नहीं थी। अगला नाला भी अबूर करके मैं उससे अगली पहाड़ी पर चढ़ गया था और उस दौरान मुलगजा उजाला फैलने लगा था। मुझे दिन गुजारने के लिए फौरन ही कोई ठिकाना ढूंढना था। पहाड़ी की बुलंदी पर मैं दूर से नजर आ सकता था, इसलिए मैं अगली ढलान पर हो गया। उसी जानिब मुझे किसी पोस्ट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मेरे बाएं यानी मगरब की जानिब दूर बुलंदी पर रोशनी झलक रही थी। नाले की तह में पहुंचने से पहले ही मुझे एक मुनासिब दरार नजर आ गई थी। वो ऐसी जगह थी कि दुश्मन मेरे सर पर पहुंचकर ही मुझे ढूंढ पाता। गो मेरे लिए बेहतर तो यही था कि मैं जनूबी ढलान पर कोई ठिकाना ढूंढता, क्योंकि उस जानिब सूरज की रोशनी मुझे खातर ख्वाह गर्मी पहुंचा सकती थी। उसके बरअक्स शुमाल की जानिब पहाड़ी के साय ने मुझे ठंडक ही में मुब्तला रखना था, लेकिन एक स्नाइपर के लिए जिस्मानी आराम और तस्कीन से ज्यादा छुपने और दुश्मन से महफूज रहने की जरूरत अहम होती है। दुश्मन से हासिल की हुई टार्च की रोशनी में मैंने उस दरार का जायजा लिया और फिर अंदर घुसकर पांव पसार कर बैठ गया। क्लशिंकोव मैंने गोद में रख ली थी। रेडियो सेट की आवाज जरा बुलंद करके मैं दुश्मन की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। पहले वाली फ्रिक्वेंसी पर खामोशी छाई थी। नाप घुमाकर मैंने जल्दी ही नया चैनल ढूंढ लिया था। कंट्रोल पार्टियों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर रहा था और ज्यादातर जिन मकामात के नाम ले रहा था वो मेरे लिए नए और अनजान थे। मैं सिर्फ फॉरवर्ड 1 और 777 पोस्ट के नाम से वाकिफ था। उसके अलावा वो मुकम्मल इलाका मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। मुझे नहीं मालूम था कि रोबन पोस्ट कौन सी है, डब्ल्यू नाला किस जगह वाक़ है या ब्रह्मा टॉप किस चोटी का नाम है। मेरे लिए तो इन मकामात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आमतौर पर जब कोई स्नाइपर कमांडो या जासूस वगैरह किसी मिशन के लिए सरहद अबूर करता है तो जिस इलाके में वो जा रहा होता है उसके मुतल्लिक नक्शों के जरिए उसे मुकम्मल तौर पर वाकफियत दिलाई जाती है। लेकिन इस दफा मेरा आना किसी मंसूबे के तहत तो नहीं था, इसीलिए मेरी मुश्किलात इतनी बढ़ गई थी। मैंने ज्यादा देर वायरलेस से सर खपाने के बजाय आराम को तरजीह दी और वायरलेस बंद करके पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया।
सख्त थकन, सर्दी और भूख की वजह से नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं भी सोना मेरे लिए नुकसानदेह था। झोले में पड़ी पानी की बोतल से प्यास बुझाकर मैं जिस्म को आराम देने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में तो कमी आने लगी, मगर भूख में इजाफा होता गया। सर्द मौसम में यूं भी भूख कुछ ज्यादा ही लगा करती है। कल सुबह नाश्ते के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। दोपहर ढले मेरे कानों में कुछ लोगों के बोलने की आवाज पड़ी। वो नाले में जा रहे थे। पहले तो मैंने उन्हें तलाशी पार्टी समझा, मगर उनकी बातचीत से पता चला कि वो टेलीफोन की तार ठीक करने वाली पार्टी थी। उस इलाके में अक्सर हवा की शिद्दत या किसी जानवर वगैरह के पांव से अटकने की वजह से टेलीफोन की तार कट जाती है और राब्ते की बहाली के लिए पार्टी चलाना पड़ती है। आवाजों के आगे बढ़ जाने पर मैंने एहतियात से झांक कर देखा। उनकी तादाद 8 थी। हालात के पेश नजर तमाम के हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। वो रास्ते में बिछी हुई फोन की तार का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2-3 घंटों बाद वो उसी रास्ते से वापस लौटे थे। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं अपनी कमीनगाह से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ गया। अगर मैं वहीं पर मजीद 2 दिन गुजार लेता तो मेरी तलाश में वो तेजी न रहती, मगर इस तरह भूख मुझे इतना कमजोर कर देती कि मैं सही तरह से चलने के काबिल भी न रहता। वहां झाड़ियां वगैरह भी मौजूद नहीं थी कि उनके पत्ते चबाकर मैं पेट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करता। गो भूख प्यास बर्दाश्त करना एक स्नाइपर का खासा होता है, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि मुसलसल भूखा रहने से जिस्म भी कमजोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है, और ऐसी कमजोरी जिस्मानी कारकर्दगी पर असरअंदाज होने के साथ सोचने समझने की सलाहियतों को भी मुतासर करती है। गो आम हालात में नाले के अंदर सफर करना मुनासिब रहता है, लेकिन दुश्मन के नाका लगाने वालों की नजर में अमूमन नाले की गुजरगाह पर होती है। इसलिए मैं नाले में आगे बढ़ने की बजाय मुखालिफ समत की ढलान पर चढ़कर आगे बढ़ने लगा। वो नाला आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। चूंकि मेरा मतमाए नजर वहां से दूर हटना था, इसलिए मैंने बाएं तरफ मुड़ने वाले नाले को इख्तियार किया। अब मेरा सफर बतदरीज उतराई में जारी था। गोया मैं मुसलसल नशीब में जा रहा था। वो नाला आगे जाकर शुमाल की जानब मुड़ा। मेरी कोशिश यही होती थी कि नाला मोड़ और नाला मलाफ वगैरह की जगह को मैं दाएं बाएं की ढलान पर चढ़कर अबूर करूं, क्योंकि दुश्मन ने ऐसी ही जगहों पर नाके लगाए होते हैं। लेकिन मेरी ये एहतियात काम न आई। नाला मोड़ से 100 मीटर पहले ही मैंने बुलंद होना शुरू कर दिया था, ताकि ऊपर से वो जगह अबूर करूं। बुलंदी पर पहुंचने से पहले ही अचानक फायरिंग शुरू होगी। गोलियों का रुख मेरी ही जानब था। फायर करने वाले मशरकी जानब नशीब में थे, जबकि मैं उनसे शुमाल की जानब नाले से 200-250 फुट बुलंदी पर था। उन्होंने मुझे शब दीद आले से देखा था। यहाँ एक बात सामीन के गोश गुजार कर दूं कि शब दीद आलात की मुख्तलिफ इकसाम हैं। उनमें से कुछ तो दूरबीन की तरह फकत दिखाव मुहैया करती हैं, और कुछ ऐसी होते हैं जो मखसूस हथियारों पर लगाकर उनकी मदद से रात को भी फायर किया जा सकता है। आमतौर पर इंडियन आर्मी और पाक आर्मी के पास दोनों किस्म के शब-ए-दीद आलात मौजूद हैं, लेकिन राइफल पर लगाकर फायर करने वाले आलात ज्यादातर स्पेशल ग्रुप्स यानी कमांडोज वगैरह के पास होते हैं। ये आलात हर बटालियन को मुहैया नहीं किए जाते। आम फौज के पास शब-ए-दीद एन की होती हैं, जिनसे वो रात के वक्त इलाके की देखभाल तो कर सकते हैं, उन्हें राइफल पर लगाकर फायर नहीं कर सकते। और जो शब-ए-दीद आलात राइफल के ऊपर लगाए जाते हैं, उनसे भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर तक कारगर फायर गिराया जा सकता है। पहली गोली चलते ही मैं अपनी जगह पर दुबक गया था। चंद कदम नीचे एक उभरी हुई चट्टान थी। मैंने फौरन लुढ़कते हुए उसके पीछे पनाह ले ली। वो मारा। मेरा लुढ़कना किसी को गलतफहमी में मुब्तला कर गया था। उसने सोचा शायद मैं गोली लगने की वजह से लुढ़का हूं। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हुई और फिर 3 टार्चों की रोशनी उस तरफ बढ़ने लगी। टार्च जलाकर दुश्मन की तरफ हरकत करना यकीनन इंतहाई दर्जे की हमाकत थी। उसका नतीजा उन्हें फौरन ही भुगतना पड़ गया था। उस जानब क्लाशनकोव सीधी करते हुए मैंने मुसलसल 5-6 दफा ट्रिगर दबा दिया था। पहली गोली फायर होते ही मेरे कानों में मजरूब की चीख पहुंची। बाकी 2 ने टार्चें बुझाने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें यह मौका कब देना चाहता था। क्लाशनकोव जैसे ऑटोमेटिक हथियार से तेजी से फायर करना एक स्नाइपर के लिए कोई मसला नहीं है। मेरी चलाई हुई तीसरी गोली की गूंज खत्म होने से पहले 4-5 क्लाशनकोवें इकट्ठी आग उगलने लगी। मैंने अपना सर आड़ में कर लिया था। उसके साथ ही मैंने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी सी बढ़ाई। कंट्रोल उनसे फायरिंग की वजह पूछ रहा था। वहां मौजूद आनंद गुप्ता नामी सीनियर उसे टाकरा होने की बाबत इतला देने लगा। कंट्रोल ने पूछा, तुम्हारी पार्टी डब्ल्यू नाले के जनूबी सिरे पर लगी है ना? ओवर। जी सर, ओवर। आनंद ने फौरन असबाती जवाब दिया। रोबन पोस्ट और चश्मा वाली पार्टियां मैं तुम्हारी तरफ भिजवा रहा हूं। उसे वहीं घेरे में लिए रहो, बचकर नहीं जाना चाहिए। आउट। उसे खामोश रहने का कहकर वो दूसरी पार्टियों को पुकारने लगा। रोबन पोस्ट, ओवर। रोबन पोस्ट फॉर कंट्रोल, पैगाम नकल कर लिया है। ओवर। रोबन पोस्ट से फौरन ही जवाब आ गया था। हवालदार रोहित फॉर कंट्रोल, पैगाम नकल कर लिया है। ओवर।
इस मर्तबा गालिबन चश्मा पार्टी ने जवाब दिया था, कीप लिसनिंग आउट कहकर कंट्रोल मजीद पार्टी कमांडो से राब्ता करके उन्हें वहां पहुंचने के अहकामात जारी करने लगा। मेरा वहां पड़ा रहना सरासर मौत को दावत देने के मुतरादिफ था और पत्थर की आड़ से निकलना भी नहायत खतरनाक। अचानक मुझे लगा कि सामने गरजने वाली 4-5 क्लशिंकोव में सिर्फ एक फायर कर रही थी, बाकी खामोश हो गई थी। उसका साफ मतलब यही था कि वो मुझे घेरने की कोशिश में थे। मैंने आड़ से सर निकाल कर फायर करने वाले की समत निगाह दौड़ाई। उसके मुसलसल फायर करने से उसकी गन की बैरल से बार बार चमक पैदा हो रही थी, क्योंकि गोली चलने से बैरल से शोला सा लपकता हुआ महसूस होता है। फिल वक्त मेरे दौड़ने की राह में वही क्लशिंकोव फाइल थे। शस्त्र साधना मुमकिन नहीं था, क्योंकि फ्रंट साइड के टप की नजर न आने की वजह से दुरुस्त फायर करना मुमकिन नहीं रहता। पहले वाले 3 आदमियों पर भी मैंने अंदाजे से फायर किया था। यह अलहदा बात कि एक स्नाइपर के और आम फौजी के अंदाजे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिलेक्टिव लीवर को ब्रस्ट पर लगाते हुए मैंने ट्रैगर दबा दिया। सामने वाला फायर फौरन ही रुक गया था। मैं फौरन उठकर बुलंद होने लगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मेरे बाएं जानिब से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आई। फायर करने वाले ने बैरल को आधे चांद की शक्ल में घुमाया था, जिसका साफ मतलब यही था कि उसे मेरी जगह के बारे में मालूम नहीं था। गोलियों की आवाज पर मैं एक लम्हा के लिए कदम रोककर जमीन से चिमट गया और जैसे ही फायर रुका उठकर दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया। गोश्त ढलान पर भागकर चढ़ना तो मुमकिन नहीं था, अलबत्ता तेज चलकर ऊपर पहुंचा जा सकता था और मैं यही कर रहा था। मेरा सांस धूखने की मानद चलना शुरू हो गया था। मेरे दाएं हाथ से भी गोलियां चलना शुरू हो गई थीं। उसका साफ मतलब यही था कि दुश्मन मेरे 3 इतराफ में मौजूद था और अब सिर्फ सामने की समत बकाया थी, और उस समत में यूं भी पहाड़ की बुलंदी हायल थी। ऊपर पहुंचते ही एक लम्हे के लिए मैंने जाने की समत के बारे सोचा और फिर मुखालफ समत में उतरना शुरू कर दिया। गो मैं जानता था कि एक दुश्मन नाला मोड़ मुड़कर सामने मौजूद है, लेकिन किसी और समत जाने पर मेरे फंसने के खतरात ज्यादा थे, जबकि इस एक दुश्मन को धोखा देकर मैं उनके घेरे से निकलकर आगे बढ़ सकता था। आधी उतराई मैंने भाग कर तय की थी। उसके बाद मोहतात अंदाज में चलना शुरू कर दिया। सामने छुपा दुश्मन खामोश था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे मशरकी जानिब होना चाहिए था। वहां मगरब और शुमाल से आने वाले 2 नाले मिल रहे थे। मैं पहले भी मगरब से चलकर मशरक की तरफ आ रहा था। वो बुलंदी अबूर करके मैं फिर एक ऐसे नाले में पहुंचने वाला था जिसका बहाव मगरब से मशरक की तरफ था। पहला नाला उस नाके की जगह से शुमाल की तरफ मुड़कर आगे निकलता चला गया था। दूसरा नाला भी उस जगह पर पहले वाले नाले से मिलकर शुमाल की तरफ मुड़कर एक बड़े नाले की शक्ल इख्तियार कर गया था। इन दोनों नालों में पानी भी बह रहा था और जैसा कि दुश्मन उस नाले को डब्ल्यू नाला कह रहे थे, उस निस्बत से शुमाल की जानब आगे चलकर एक और नाले को उसमें शामिल जरूर होना चाहिए था। इसी तरह ही उसकी शक्ल अंग्रेजी के हर्फ डब्ल्यू की तरह बनती। दुश्मन का खामोश रहकर घात में बैठना मेरे लिए नुकसानदेह था। थोड़ा सा मजीद नीचे आते ही मुझे 2 बड़े पत्थर पड़े नजर आए, जिनके दरमियान चंद गज का फासला था। अपने दाएं हाथ मौजूद पत्थर के ऊपर टार्च रखकर मैं उसका रुख शुमाल मशरक की जानिब मोड़ने लगा और टार्च जलाकर सराज से बाएं हाथ मौजूद पत्थर के पीछे से घूमकर मगरब की जानिब नीचे उतरने लगा। 4-5 सेकंड बाद ही क्लशिंकोव की तड़तड़ाहट गूंजी। फायर करने वाला 100-150 गज के फासले से टार्च पर गोलियां बरसा रहा था। 2-3 ब्रस्ट के साथ ही टार्च टूटकर बिखर गई थी, लेकिन टूटने से पहले मुझे दुश्मन की जगह के बारे में मुतल्ला कर गई थी। अगर दिन का वक्त होता तो यकीनन मैंने सिर्फ एक ही गोली ही फायर करना थी, लेकिन उस वक्त अंधेरी की वजह से मेरे लिए शस्त्र लेना मुमकिन नहीं था। सिलेक्टिव लीवर को ब्रस्ट पर लगाकर मैंने बैरल का रुख मतलूबा समत में करते हुए एकदम ट्रैगर दबा दिया। एक स्नाइपर को यूं बेदर्दी से गोलियां उड़ाना बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर ने इस मौका पर लाजमन यही कहना था, ओए बेवकूफ, गोलियां बेशक दुश्मन से छीनी हुई हैं, मगर उन पर कब्जा तो अपना है ना। मगर वो वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उस्ताद के मशवरों पर अमल कर सकता। ट्रैगर से उंगली हटाने से पहले ही मुझे दुश्मन की चीख सुनाई दे गई थी। ट्रच की आवाज ने मैगजीन खाली होने का ऐलान किया। खाली मैगजीन उतार कर जमीन पर फेंक कर मैंने भागते हुए पुश्त पर लदे झोले से भरी हुई मैगजीन निकाली और क्लशिंकोव पर चढ़ाते हुए गन काक कर ली। नाले में पहुंचते ही मैंने वायरलेस सेट की आवाज बढ़ा दी थी, अलबत्ता कदमों की रफ्तार में भी मैंने कमी नहीं आने दी थी। दुश्मन की बातचीत से अंदाजा हो रहा था कि चश्मा और रोबन पोस्ट की पार्टियां टाकरे वाली जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। कंट्रोल चीख चीख कर सूरत-ए-हाल के बारे पूछ रहा था। उसे वहां पहले से मौजूद पार्टी की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वहां मौजूद सीनियर आनंद गुप्ता शायद मेरी गोली का शिकार हो चुका था।
मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां सिर्फ एक ही आदमी बचा था जो मुझे घेरे में लेने के लिए मगरबी नाले की तरफ गया था। उसी वक्त हवालदार रोहित कंट्रोल को पुकार कर बताने लगा, सर यहाँ सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा हुआ है, बाकी तमाम स्वर्गवासी हो गए हैं, ओवर। ये तमाम उल्लू के पट्टे सोए रहते हैं और वो उन्हें आराम से मारकर आगे बढ़ जाता है, ओवर। कंट्रोल का गुस्सा दीदनी था, सर हम डब्ल्यू नाले में आगे बढ़कर उसका पीछा करते हैं, ओवर। रोहित ने इजाजत मांगने के अंदाज में पूछा, रोहित अभी तक तुम लोगों को यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो नाले में सफर नहीं करता, वो नर्कवासी मुसलसल ढलान पर सफर कर रहा है, ओवर। तो फिर क्या करें सर, ओवर। कंट्रोल ने कहा, रोबन पोस्ट से आने वाली पार्टी को भी अपने साथ मिलाकर डब्ल्यू नाले में आगे बढ़ो, अपने कुछ आदमी दाएं बाएं बुलंदी पर चढ़ाकर आगे का रुख करना, नाले ही में न भागते जाना, ओवर। राजर सर। रोहित बहुत एहतियात से, मुझे शक है उस आदमी का फहीम ऊपी से गिरना हादसा नहीं है, ये किसी मंसूबे के तहत ही नीचे उतरा है, कोई आम फौजी इतना चालाक और तेज नहीं हो सकता, ये एक तरबियत याफ्ता कमांडो लग रहा है, ओवर। आप चिंता न करें सर, मैं मोहतात रहूंगा, ओवर। मैं मजीद नफरी भी भिजवा रहा हूँ, कीप लिसनिंग आउट। कंट्रोल आखिरी हुक्म बताकर खामोश हो गया था। नाला मुसलसल नशेब में उतर रहा था। अब तो मुझे कहीं कहीं झाड़ियों वगैरह के हिवले भी नजर आने लग गए थे। अंदाजे के मुताबिक जल्द ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मगरब से आने वाला एक और नाला वहां शामिल हो रहा था। मैं शुमाली नाले में आगे बढ़ता गया। 50-60 कदम आगे आकर एक तंग सा रास्ता मशरक की तरफ निकल रहा था। मशरक की जानिब मौजूद पहाड़ी वहां दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। मैंने शुमाली नाला छोड़कर थोड़ी सी बुलंदी तय की और मशरकी नाले में घुस गया। वो नाला काफी तंग था और आम नालों के बरक्स उसकी उतराई किसी ढलान की तरह थी। 500-600 गज आगे जाकर नाला वसी होने लगा। मुश्किल उतराई भी बतदरीज आसान और हमवार हो गई थी। वायरलेस सेट की बैटरी खत्म हो गई थी। अब वो सेट मेरे किसी काम का नहीं था। इस फालतू बोझ को मैंने एक तरफ उछाल दिया था। मुझे उम्मीद थी कि मैं दुश्मन के घेरे से निकल आया हूँ। डब्ल्यू नाले से मुख्तलिफ रास्ते दाएं बाएं निकल रहे थे। दुश्मन इतनी आसानी से मेरे जाने की समत के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता था। यूं भी मैं किसी कायदे कानून के तहत सफर नहीं कर रहा था कि किसी मुतय्यन समत का रुख करता। मेरा मुतमई नजर दुश्मन के घेरे से निकलकर वापस पाकिस्तान की सरहद को अबूर करना था। फिलहाल तो मैं दुश्मन के घेरे से निकल आया था, लेकिन उसका यह मतलब भी नहीं था कि अकब में दुश्मन की पोस्टें मौजूद नहीं थी। मुमकिन था कि उन्होंने अकबी पोस्टों को भी मुख्तलिफ रस्तों पर तैनात कर दिया हो और अब तक मैं दुश्मन को काफी नुकसान भी पहुंचा चुका था। ऐसी सूरत में मेरी तलाश और ज्यादा जरूरी हो गई थी। वहां से ज्यादा दूर जाने की गर्ज से मैं हल्के कदमों से दौड़कर जा रहा था। वहां से जितना फासला ज्यादा होता इतना ही बचत के इम्कान बढ़ जाते। 20 का चांद तलू होकर गुप अंधेरे से नबद अजमा हो गया था। अकब में चंद किलोमीटर दूर तेज फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। शायद किसी बेजुबान जानवर की शामत आ गई थी। दुश्मन की बातचीत सुनना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मुसलसल पुरमुशक्कत भागदौड़ और भूख की वजह से मैं नकाहत महसूस करने लगा था। सख्त से सख्त जान आदमी को भी भूख तोड़ कर रख देती है। बगैर कुछ खाए मुझे 40 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था। अगर किसी जगह बगैर हरकत किए बैठना होता तो भूख बर्दाश्त करना इतना मुश्किल न होता, लेकिन ऐसी हालत में पहाड़ी इलाके का दुश्वार गुजार सफर नहायत ही मुश्किल था। आगे जाकर उस नाले में और नाले भी शामिल हुए। वो 3 जगह से वो नाला तकसीम होकर दाएं बाएं भी मुड़ा, मगर मैं सीधा चलता रहा। खुशकिस्मती से मुझे अभी तक दुश्मन की कोई पार्टी नहीं टकराई थी। ये भी मालूम नहीं था कि अकब में आने वाला दुश्मन कौन सी समत इख्तियार किए हुए था। खुद मुझसे भी किसी मखसूस समत का तयन नहीं हो पा रहा था। मेरे जहन में बस हल्का सा जो मंसूबा था वो इस सरहद से दूर जाकर बॉर्डर पार करने का था। यकीनन वहां नजदीक के इलाके में दुश्मन बॉर्डर सील कर चुका होगा और जब तक मेरी तलाश की सरगर्मी मान न पड़ जाती दुश्मन ने रस्तों की नाकाबंदी से एतजाज नहीं बरतना था। दूसरा नंबर सर्दी का था। कारगिल की इन पहाड़ियों में सर्दी शदीद नोयत की थी और नाकाफी लिबास में मैंने मौसम ही से हार जाना था। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं कम ऊंचे इलाके का रुख करता। इस तरह एक तो हादसे की जगह से ज्यादा फासला होने की वजह से मेरी हिफाजत का इम्कान ज्यादा होता। दूसरा मौसम इतना सर्द ना होता कि मुझे भारी बर्फानी लिबास की जरूरत पड़ती। वो नाला एक छोटी सी वादी में निकला। उसके साथ ही मुझे थोड़े फासले पर रोशनियों की झलक नजर आई। वो एक छोटी सी आबादी थी। ऐसी आबादियों में छुप कर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी आबादियों पर एक तो फौज बहुत गहरी निगाह रखती है और दूसरा वहाँ ऐसे सिविल भी मौजूद होते हैं जो फौज के लिए जासूसी का काम करते हैं और किसी भी अजनबी की आमद की इतला मुतलका फौज तक पहुंचाने में एक लम्हा नहीं लगाते। अलबत्ता किसी काबिल भरोसा आदमी के घर के किसी अंदरूनी कमरे में छुप कर पड़ा रहने की सूरत में बचने की उम्मीद पैदा हो जाती है।
मैंने बगैर किसी शक व शुबे के उस उबादी को नजरअंदाज करके आगे निकल जाना था अगर भूख से मेरा बुरा हाल न होता। अब तो किसी घर से मांग कर खाना खाना मेरी मजबूरी थी। इंसान के जिस्म की बुनियादी जरूरियात में भूख और प्यास ऐसी जरूरतें हैं जिनसे ज्यादा देर मुकाबला नहीं किया जा सकता, और इस वक्त मेरा भी भूख से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आबादी में घुसने से पहले ही चंद आवारा कुत्ते करीब आकर मुझे खुशामदीद कहने लगे। उनके इस्तकबाल के लिए मैंने पहले ही से एक छड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था, चूंकि उन कुत्तों का काम ही किसी अजनबी आदमी और गीदड़ दूबड़ वगैरह को देखकर भौंकना होता है, और रात के बेशतर हिस्सों में उनका भौंकना जारी रहता है, इसलिए उनकी आवाज पर कम ही कान धरा जाता है। कुत्तों को लाठी से डराकर मैं एक करीबी मकान की चारदीवारी में दाखिल हो गया। पहाड़ी इलाके में मौजूद छोटी आबादियों में अमूमन गलियों वगैरह का तस्वुर नापेद होता है, इसी तरह मकान की चारदीवारी भी खाल खाल बनी होती है। ये सकाफत मैंने कश्मीर वाले इलाके की बयान की है। वजीरिस्तान में तो मकानात की चारदीवारी कमरों से भी ऊंची बनी होती है। जिस मकान में मैं घुसा उसकी चारदीवारी 4-5 फुट ही बुलंद थी। मेरे मकान में घुसते ही कुत्तों का भौंकना जरा कम हो गया था। छोटा सा सहन अबूर करके मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। मुतवक्का तौर पर दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही नामानूस लहजे में कुछ पूछा गया, दरवाजा खोलो। मैंने यूं दरिश्त लहजा अपनाया जैसे इंडियन फौज उसके दरवाजे पर आई हो। यूं भी इतना तो मैं जानता था कि इंडियन आर्मी गाहे गाहे उन आबादियों को तंग करती रहती होगी। फौरन ही चुटकी उतरने की आवाज आई। दरवाजे का पट वाह हुआ। एक दरमियानी उम्र का मर्द दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ में लालटेन थामी हुई थी। कलशिकोफ की नाल उसके पेट में चबोते हुए मैंने अंदर धकेला और दरवाजा कुंडी कर दिया। जज्जी आप कौन? उसने हगलाते हुए सवाल किया। इस मर्तबा उसने टूटी फूटी हिंदी में बात की थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दुश्मन नहीं हूँ, मैंने बस खाना खाना है और आगे निकल जाऊंगा। मगर आप हैं कौन? वो सख्त खौफजदा था। बताया तो है मेहमान हूँ, अब आप आगे चलो। मैंने उसे क्लशिकोफ से टोका दिया। वो मरे मरे कदमों से वापस मुड़ गया। लालटेन अंदरूनी कमरे की दीवार से लटका कर वो मुझे घूरने लगा। मैंने पूछा, घर में और कौन कौन मौजूद है? उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, अकेला हूँ। मैंने पूछा, खाने को कुछ मौजूद है? 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। वो खफीफ लहजे में बोला, रोटी और सालन तो नहीं है, अलबत्ता आटा गूंदा हुआ रखा है। बावर्ची खाना कहाँ है? इसी कमरे में खाना पकाता हूँ। उसने कोने में मौजूद चूल्हे की जानिब इशारा किया, तो शुरू हो जाओ। मैंने उसे आग जलाने का इशारा किया। एक जानब पड़ी लकड़ियां चूल्हे में तरतीब से जमा कर उसने कपड़े के एक टुकड़े को जलाकर लकड़ियों के बीच में रख दिया। आग के तेज होने तक वो तवा चूल्हे पर रखकर गूंदे हुए आटे का पेड़ा बनाने लगा। दोस्त, मैं आपको कभी भी तकलीफ ना देता, मगर मैं 2 रोज से भूखा हूँ। इंडियन फौज कुत्तों की तरह मेरा पीछा कर रही है, और सच कहूँ तो मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट से गलती से फिसल कर इस तरफ आ गिरा। उसकी हमदर्दी समेटने के लिए मैंने अपने मुतल्लिक तमाम तफसील उसके सामने बयान कर दी। वो कोई जवाब दिए बगैर गर्म तवे पर रोटी डालने लगा। गूंदे हुए आटे से बमुश्किल 2 रोटियां ही बन पाई थीं। उसने जैसे ही पहली रोटी तवे से उतारी, मैं गरम गरम रोटी को जुड़ गया। सालन यूं भी मौजूद नहीं था, और ना मुझ में इतना सब्र रह गया था कि सालन वगैरह के बनने का इंतजार करता। दूसरी रोटी के बनने तक मैं पहली रोटी मैदे में उतार चुका था। गरम गरम गंदम की रोटी ने उस वक्त जो लुत्फ दिया था वो बयान से बाहर है। यार सीधी बात है, आपको मजीद आटा गूंदना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 रोटियों से मेरी आंच भी गीली नहीं होगी। अलबत्ता आटा गूंदने से पहले चाय बनाना जरूरी है। वो बगैर किसी तकरार के एक बर्तन में रखे ताज़ा दूध से चाय बनाने लगा। सुबह की चाय के लिए रखा गया दूध इस जमन में काम आया था। आपका नाम क्या है? मुश्ताक। उसके लहजे से मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो बेजार है, गुस्से में है या बिल्कुल नॉर्मल है। उसने पतीली में दूध, पानी, पत्ती और चीनी इकट्ठे ही डालकर चूल्हे पे चढ़ा दी। मुश्ताक भाई, क्या मुझे आपके कपड़ों का कोई पुराना जोड़ा मिल सकता है? वहां से आगे मुझे दिन को भी सफर करना पड़ सकता था, और ऐसी सूरत में ट्रैक सूट के बजाय कपड़ों का होना जरूरी था। ट्रैक सूट में मैं नुमाया लगता, क्योंकि वो कोई शहर नहीं था। वहाँ के मकामी लोग अमूमन शलवार कमीज में मलबूस नजर आते, और मेरे लिए भी उन्हीं का हुलिया बनाना जरूरी था। मुश्ताक ने हस्बे साबिक खामोशी से उठकर एक पुराने से ट्रंक का ढक्कन उठाया और मटियाले रंग के कपड़ों का एक जोड़ा मेरी जानब बढ़ा दिया। ट्रैक सूट उतार कर मैंने कमरे के एक कोने में लगे हुए लकड़ी के फट्टों पर फेंका। अलबत्ता ट्रैक सूट के नीचे पहना हुआ गर्म पजामा और बुनियान उतारने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। फौजी झोला भी मुझे फंसा सकता था, इसलिए मैंने उसमें रखी क्लशिंकोव की 3 इजाफी मैगजीनें निकाल कर कोट की जेबों में मुंतकिल कर दी। इसी असना में चाय तैयार हो गई थी। मैं गरम गरम चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा, जबकि वो आटा गूंदने लगा था। 2 रोटियां खाने के बाद भूख की शिद्दत में कुछ कमी हुई थी, लेकिन अभी तक खाने की तलब अच्छी खासी महसूस हो रही थी। उसके आटा गूंदने तक मैं चाय की 2 प्यालियां मैदे में अंडेल चुका था। अचानक ही कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई थी, यूं जैसे कोई अजनबी आबादी में दाखिल हुआ हो। यह भी मुमकिन था कि कुत्ते किसी जानवर वगैरह पर भौंक रहे हों, लेकिन जल्द ही दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने मेरे मुखर और जिक्र अंदाजे को झुटला दिया था।
पहुंच गए हैं कुत्ते। मुश्ताक की नफरत भरी आवाज बुलंद हुई। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो मुझे बहलाने के लिए इंडियन फौजियों को कोस रहा था या सच ही वो उनसे इतनी ही नफरत करता था। अलबत्ता जोरदार दस्तक यह जाहिर कर रही थी कि वो इंडियन फौजी ही थे। मुझे लगा मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। वहां से भाग निकलना खासा दुश्वार था क्योंकि वहां कोई अकेला फौजी तो होना नहीं था। फिर मैं मुश्ताक पर भी एतमाद करने की हालत में नहीं था। मेरी सोचों से अनजान उसने फौरन ही दीवार से टंगी लालटेन उतारी और कहने लगा, इधर। उसने कोने में लगे लकड़ी के फट्टों के सामने से लटकी चादर उठाई और मुझे नीचे घुसने का इशारा किया। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि इंडियन फौजी इन फट्टों के नीचे न झांकते। मुझे मुतजब्जब देखकर वो पुरएतमाद लहजे में बोला, एतबार करो। एकदम खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए मैं झुककर उन फट्टों के नीचे घुस गया। वहां काफी काठ किवाड़ पड़ा नजर आ रहा था। वो तेज से बोला, कोने में जो लकड़ियां पड़ी हैं उन्हें हटाने पर एक तख्ता नजर आएगा, उसके नीचे घुसकर तख्ता अपने ऊपर बराबर कर लो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक और ज्यादा तेज हो गई थी। मेरे पास सोचने के लिए एक लम्हा भी मौजूद नहीं था। मैं जमीन पर हाथ टेक कर घुटनों के बल चलता हुआ सरा से कोने में पड़ी लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ा। लकड़ियों के ढेर को जरा सा हटाते ही मुझे तख्ता नजर आ गया। तख्ते को ऊपर उठाकर मैं फौरन ही नीचे घुस गया था। वो गड़ा करीबन 4-5 फुट गहरा होगा। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने तख्ता बंद किया और उसके ऊपर दोबारा लकड़ियां बखेर कर बाहर निकल गया। अब मैं मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। मैं लकड़ी के तख्ते से कान लगाकर अपनी समातों से कुछ जानने की कोशिश करने लगा। मिनट भर के वक्फे के साथ ही भारी बूटों की आवाज अंदर दाखिल होती हुई सुनाई दी। सच बताओ कौन जहां आया था? एक सख्त आवाज मेरी समातों में दाखिल हुई। नहीं साहब, कोई भी नहीं आया। मुश्ताक ने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में जवाब दिया था, ये क्या है? रात के 3 बजे तुम आटा क्यों गूंद रहे थे? और ये चाय किसके लिए बनाई थी? यकीनन उसे चूल्हे में दहकते अंगारे ताजा गूंदा हुआ आटा और चाय की पतीली ने चुकन्ना कर दिया था। साहब, रोजा रखने के लिए आटा गूंदा है और चाय भी बनाई है। उसे फौरन ही एक मुनासिब बहाना सूझ गया था। ये रोजों का महीना तो नहीं है? पूछने वाले के लहजे में शकूक की परछाइयां लर्जा थीं। नफली रोजे रख रहा हूं साहब। इस मर्तबा मुश्ताक के लहजे में पहले से ज्यादा एतमाद मौजूद था। उस्ताद रोहित, ये देखें। एक नई आवाज उभरी थी। न जाने उसने रोहित को क्या दिखाया था। उस आदमी की बात खत्म होते चटाक की जोरदार आवाज उभरी। यकीनन हवालदार रोहित ने मुश्ताक के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। उसके साथ ही उसने करख्त लहजे में गाली बकी, कुत्ते का बच्चे, ये झोला तुम्हारे पास कहां से आया? और ये ट्रैक सूट किसका है? मेरा दिल एकदम डूब गया था। तेजी में हम दुरुस्तगी भूल गए थे। एक वो झोला और ट्रैक सूट उनके हाथ न लगे होते तो हमारे बचने की गुंजाइश मौजूद थी, मगर अब वो छोड़ने वाले नहीं थे। मुश्ताक की भी बोलती बंद होगी। बोलते क्यों नहीं हो माँ के? रोहित के मुंह से गंदी गंदी गालियों का सैलाब उमटाया था। कहाँ छुपाया है बहन के कसम को? जल्दी बोलो। गालियां बकने के साथ उसने हाथ पांव से भी मुश्ताक को ज़दकोब करना शुरू कर दिया था। वो काफी देर हुई यहाँ से निकल गया है। मार खाते ही मुश्ताक ने मेरे वहां आने की बात तो उगल दी, लेकिन अब भी वो मुझे हिफाजत मुहैया कर रहा था। मेरे दिल में उसके खलूस ने रकत भर दी थी। मैं मजबूरी से वहां छुप तो गया था, मगर मेरे दिल में यह अंदेशा जरूर मौजूद था कि वो धोखा देगा। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते उसने मुझे बचाने की हद्दुल वसे कोशिश की थी। यहाँ तलाशी लो, हो सकता है उसकी बहन का अब तक यहीं छुपा हो। रोहित अपने आदमी को बोला। उन्होंने फौरन ही लकड़ियों के बिस्तर के नीचे झांका कि मेरे छुपने के लिए सबसे मुनासिब जगह वही थी, मगर मुश्ताक ने उस जमन में बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा था। उन्हें तमाम काठ कवाड़ हटाए बगैर लकड़ी का तख्ता नजर नहीं आ सकता था, मगर उन्होंने सिर्फ नीचे झांकने पर इक्तिफा किया था और फिर वो साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे को ठोकर मारकर खोलने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची थी। कुछ नहीं है सर। उन मुख्तसर से कमरों की तलाशी लेते हुए उन्हें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। सच बताओ, इस पापी का रुख किस जानब था? रोहित एक बार फिर मुश्ताक से पूछने लगा। इस बारे उसने कोई बात भी नहीं की साहब। बस दरवाजा खटखटा कर उसने मुझे जगाया और राइफल दिखाकर खाना बनाने को कहा और जबरदस्ती कपड़ों का जोड़ा पहनकर यहाँ से निकल गया। मैंने जो सुबह के लिए आटा गीला किया था उसकी रोटियां बनाकर उसे दी थी और उसके चले जाने के बाद अब सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंद रहा था। मुश्ताक ने सच झूठ मिलाकर एक कहानी बना दी थी। रोहित ने माहनी खेज लहजे में पूछा, तो पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था साहब। मुश्ताक घिघियाया। डरना तो तुम्हें चाहिए। रोहित ने कहका लगाया। बहरहाल अब तुम छुट्टी करो। एक घुसपैठिए के सहूलतकार को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। माफ। इससे ज्यादा मुश्ताक नहीं बोल पाया था। क्लशिकोव 2 मरतबा गरजी और मुश्ताक की पुरज़िए चीख ने मेरे कानों में जहर अंढेला। मेरे हिस्से की गोली उसका मुकद्दर बन गई थी। मेरा दिल एकदम गम से भर गया। उसकी लाश, ये झोला और ट्रैक सूट बाहर ले जाओ। कंट्रोल को बता देंगे कि चूंकि उस खबीज के साथ ही रहनुमाई करने वाले एक मकामी शख्स मौजूद था, इस वजह से वो हमें पकड़ाई नहीं दे रहा था। बाकी यहाँ बसने वाले दूसरे लोगों को भी उसकी लाश देखकर इबरत हासिल होगी और आइंदा कोई किसी घुसपैठिए को पनाह देने की गलती नहीं करेगा। और शर्मा, तुम घर को आग लगा दो।